हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JPMD। तो कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, NCERT क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ा दिया है। उसके क्वेश्चन आंसर भी करा दिए हैं। अब हम लोग NCERT क्लास 9th की हिस्ट्री का चैप्टर 2 यानी कि सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति का पार्ट 1 भी आप लोगों को पढ़ा दिया है। अब हम लोग उसका पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखें। इस वीडियो में हम लोग आपको क्वेश्चन आंसर्स भी उसके बताएंगे। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस पार्ट 2 में हम लोग इस चैप्टर को पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे। ठीक है, हम लोग इस चैप्टर में 6-7 टॉपिक है, इसमें से हम लोग पहले टॉपिक को आइए समझते हैं। द रशियन रिवॉल्यूशन, रूस की क्रांति। जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया था कि पूरे यूरोप में समाजवाद फैल रहा था, लेकिन सबसे अच्छे तरीके से समाजवाद की सरकार सिर्फ रशिया में ही बनी थी। ऐसा क्यों बनी थी, ये जानने के लिए हम लोग को जाना होगा 1914 में। 1914 में क्या हुआ था, रशिया पे जो शासन था वो जार निकोलस का था। किसका था? जार निकोलस द्वितीय का था। जार निकोलस द्वितीय। और उस समय जो ये रशिया था, ये रशिया, वहाँ का जो कैपिटल था मॉस्को, मॉस्को के आसपास से लेकर आज के समय के फिनलैंड, लैटविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, कुछ पोलैंड के भाग, यूक्रेन और बेलारस भी इसी रशिया के भाग थे। ये प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन तक फैला हुआ था। और जो भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, मिडिल ईस्ट एशियन कंट्रीज, मध्य एशियाई राज्य जैसे कि जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये सब रसिया के अंदर ही आते थे। अब हम लोग पढ़ते हैं उस टाइम के रिलीजन्स के बारे में। जो रसिया देश था वहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स थे, जैसे कि कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स, बुद्धिस्ट्स इत्यादि। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा जो मेजॉरिटी थी, यानी कि सबसे ज़्यादा संख्या में जो रिलीजन था, उसका नाम था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी। तो हम लोगों ने बताया कि रशिया में 4 रिलीजन्स थे, लेकिन उसमें से जो सबसे ज़्यादा संख्या थी वो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी थी। 20वीं सदी के शुरुआत में रूस में के बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर, यानी कि अपने लिविंग के लिए खेती पर ही निर्भर थी, और यूरोप के किसी भी देश में इतनी निर्भरता नहीं थी। एग्जाम्पल के लिए फ्रांस जो है या जर्मनी हो गए, यहाँ पे 40% से 50% से ज़्यादा लोग खेती से नहीं जुड़े थे। और जो रूसी साम्राज्य था उसके किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे, और रूस अनाज का एक बहुत बड़ा निर्यातक भी था। रूस क्या था? एक बहुत बड़ा समाज का निर्यातक भी था। उस समय इतने बड़े रूस में सिर्फ 2 ही मेन जगह कारखाने थे, एक सेंट पीटर्सबर्ग में और एक मॉस्को में थे। हम लोगों ने आपको बताया कि उस समय रूस में सिर्फ 2 जगह ही मेन कारखाने थे। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉप के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। उसके बाद 1890 जब आया तो 1890 में बहुत सारे कारखाने नए नए बने, बहुत नए कारखाने बने। मेनी न्यू इंडस्ट्रीज डेवलप, रेल नेटवर्क फैलाया गया। उसी समय रूसी उद्योगों में
विदेशी निवेश बढ़ा और उस साल जो कोयला का उत्पादन था वो 2 गुना तक बढ़ गया और स्टील का उत्पादन जो था वो 4 गुना तक बढ़ गया। सन 1900 में कुछ इलाकों में तो कारीगर और कारखाना मजदूरों की संख्या बराबर हो चुकी थी। ज़्यादातर जो कारखाने थे वे उद्योगपतियों की संपत्ति थे और जो वर्कशॉप वहाँ पे मजदूरों से 15 घंटे तक काम कराया जाता था प्रतिदिन, और जो कारखाने के मजदूर थे उनसे 10 से 12 घंटा प्रतिदिन पालियों में काम कराया जाता था, यानी कि वहाँ के लोगों से बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था। मजदूरों के रहने के लिए कमरों से लेकर डॉर्मिटरी तक की व्यवस्था मजदूर थी। 1914 में फैक्ट्री में 31% औरतों की संख्या में थी मजदूर, लेकिन इन्हें मेन से यानी कि आम लोगों से इन्हें जो सैलरी तनख्वाह थी वो कम मिलती थी। फिर कारखाने उद्योगपतियों की संपत्ति थे, वर्कशॉप में बहुत ज़्यादा काम कराया जाता कारखानों में। उस समय जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो बहुत लोग हड़ताल कर देते थे। और 1896 और 97 के बीच कपड़ा उद्योग और स्टील उद्योगों में काफ़ी संख्या में हड़ताल हुआ और ये बहुत बड़ी संख्या में आयोजित हुए। कई जगह तो जमींदारों की हत्या कर दी गई। 1902 में साउथ रसिया में यानी कि दक्षिण रसिया में बहुत सारे ऐसे घटनाएं घटित हुए। 1905 में तो पूरे रूस में ही, होल रूस यानी कि पूरे रसिया में ही ऐसी घटनाएं घटित होने लगी। यहाँ के किसान समय समय पर सारी ज़मीन को अपनी ही कम्यून मीर को सौंप देते थे और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों को ज़मीन बांटता था। अब हम लोगों ने आपको ये बताया कि रशियन रिवॉल्यूशन कैसे होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे सोशलिज्म इन रसिया, रूस में समाजवाद। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सोशलिज्म इन रसिया। रूस में समाजवाद, हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे रूस में समाजवाद ये फैला। उस समय क्या था, 1914 से पहले यूरोप के रसिया में कोई भी संगठन बनाना गैर कानूनी यानी कि इलीगल पार्टी माना जाता था। फिर भी 1898 में एक इलीगल पार्टी बनी जिसका नाम था सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। इसका क्या अर्थ हुआ? सामाजिक लोकतांत्रिक पार्टी। ये एक वर्कर्स पार्टी थी, वर्कर्स की पार्टी थी, तो इसलिए इसे कहा जाता सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी भी इसे कहा जाता था। और ये किसके द्वारा बनाई गई थी? बाय सोशलिस्ट। ये उन समाजवादियों के द्वारा बनाई गई थी जो कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ के रिस्पेक्ट करते थे। हु रेस्पेक्टेड आइडियाज ऑफ मार्क्स, जो कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ का रिस्पेक्ट करते थे। इस पार्टी का एक अखबार भी निकलता था। उसने मजदूरों को संगठित किया था और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए थे। कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान वे जिस तरह से समय समय पर ज़मीन बांट रहे हैं, वे उनसे स्वभाव से पता चलता है कि वे समाजवादी भावना के हैं। इस आधार पर उनका मानना था कि रूस में मजदूर नहीं बल्कि किसान जो हैं वे ही मुख्य शक्ति बनेंगे क्रांति के। वे क्रांति का नेतृत्व भी कर सकते हैं और इनके वजह से और देशों के मुकाबले रूस ज़्यादा जल्दी समाजवादी बन जाएगा। तभी 1900 ईस्वी में सोशल रिवॉल्यूशनरी पार्टी नाम से एक और पार्टी बनी। देखिए इस पार्टी में क्या हुआ था ना, ये पार्टी बनी थी बाय रूरल सोशलिस्ट ऑफ रशिया, यानी कि जो गांव के समाजवादी लोग थे उनके द्वारा ये बनी हुई थी। और जो ऊपर वो पार्टी हम लोगों ने बताया आपको सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ये बनी हुई थी शहर के लोगों के द्वारा।
इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों नोबल्स के कब्जे वाली ज़मीन फ़ौरन किसान को सौंपी जाए। नोबल्स की जो ज़मीन है वो किसान को ही सौंपी जाए। और लेनिन को ऐसा लगा कि जो किसान लोग हैं वे अमीर गरीबी में ही रह जाएंगे और वे लोग एक अच्छा सा क्रांति नहीं कर पाएंगे और मेरा राजपाट चौपट नहीं हो पाएगा। तो हम लोगों ने आपको बताया कैसे पूरे रूस में समाजवाद फैला, कैसे पार्टीज बनी दो और यही दोनों पार्टीज ने कैसे फैलाया। अब हम लोग पढ़ेंगे अगले टॉपिक को। अगला टॉपिक है अ टुर्बुलेंट टाइम द 1905 रिवॉल्यूशन। अ टुर्बुलेंट टाइम द 1905 रिवॉल्यूशन। उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति। उस समय जो रसिया था वो एक ऑटोक्रेसी था। ऑटोक्रेसी का मतलब निरंकुश राजाशाही, यानी कि उस वहाँ के राजा पे कोई अंकुश नहीं था, वे कुछ भी कर सकते थे। और जार निकोलस II जो था वो राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। तो उस समय क्या हुआ, उन लोगों ने एक रिवॉल्यूशन करने का सोचा, क्रांति। किन लोगों ने सोचा? जो लिबरल्स थे, उदारवादी, सोशल डेमोक्रेट्स, सामाजिक लोकतांत्रिक लोग, सोशलिस्ट, रिवॉल्यूशनरीज, सामाजिक क्रांतिकारी लोग, इन सब लोगों ने किसानों के साथ मिलकर विथ पीजेंट्स, इन लोगों ने 1905 की क्रांति यानी कि रिवॉल्यूशन की शुरुआत कर दी। और ये लोग आराम आराम से काम करते थे, धीरे धीरे। और इसको कौन सपोर्ट कर रहा था? नेशनलिस्ट सपोर्ट कर रहे थे, यानी कि राष्ट्रवादी जो थे वो इसके सपोर्ट में थे, जैसे कि पोलैंड के राष्ट्रवादी। और जो मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज थे वहाँ के जो जैडिस्ट थे, जैडिस्ट एक जनजाति है, वे भी इस 1905 रिवॉल्यूशन के पक्ष में थे। अब क्या हुआ, 1904 था वो बहुत बुरा साल गया था, बहुत बैड ईयर गया था। और जो लोगों के वेजेस थे वो 20% तक गिर गए। वेजेस यानी कि पगार 20% तक गिर गई थी। उस समय मजदूर सदस्यों में सदस्यता की भी बहुत वृद्धि हुई थी। और जब 4 लोगों को निकाला गया था उसके बाद क्या हुआ, 1,10,000 लोगों ने एक स्ट्राइक कर दिया, यानी कि एक आवाज़ उठाई। और इसमें इन लोगों ने क्या मांग की कि हम लोग 8 घंटे ही अब काम करेंगे डेली, और हमें वेजेस यानी कि हमारे पगार भी बढ़ाओ, और इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन, हमारे जो काम करने के तरीके हैं उसे भी इम्प्रूवमेंट यानी कि उसमें भी सुधार करो। तभी क्या हुआ, जो फादर गैपॉन थे, फादर गैपॉन ने विंटर पैलेस पहुंचकर वहाँ एक क्रांति शुरू कर दी। इस क्रांति से को ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। ये बहुत पूछा जाने वाला टॉपिक भी है। अब ये 1905 यानी कि 1905 में हुआ था। ये भी 1905 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब क्या हुआ, जब इतने सारे क्रांतियाँ होने लगी 1905 से, तो जार को भी थोड़ा सा डर लगने लगा। तो जार ने क्या किया, परमिशन दे दिया ड्यूमा बनाने का। ड्यूमा क्या होता है? इलेक्टेड कंसेक्यूटिव पार्लियामेंट, इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट, यानी कि सब लोगों के मत से बनाया गया एक पार्लियामेंट यानी कि संसद। फिर फर्स्ट ड्यूमा का जब निर्माण हुआ तो फर्स्ट ड्यूमा को भी जार ने 75 दिनों के अंदर अंदर डिसमिस कर दिया, यानी कि हटा दिया। उसके 3 महीने के बाद जब सेकेंड ड्यूमा बना उसको भी जार ने हटा दिया। उसके बाद थर्ड ड्यूमा बना। थर्ड ड्यूमा में क्या किया जार ने, कंजर्वेटिव्स और पॉलिटिशियंस जो थे, रूढ़वादी राजनेताओं से उन्होंने इस थर्ड ड्यूमा को भर दिया। और यहाँ से उन्होंने लिबरल्स और रिवॉल्यूशनरीज, उदारवादी और ये जो क्रांतिकारी थे, उन्हें यहाँ से बाहर कर दिया। अब हम लोग पढ़ते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द रशियन एम्पायर। फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड द रशियन एम्पायर। कैसे पहला विश्व युद्ध हुआ और इसमें कैसे क्या हुआ था? इसमें क्या हुआ था
जर्मनी, ऑस्ट्रिया और टर्की, ये तीनों देश एक तरफ थे और फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया, इन तीनों में बहुत बड़ा एक युद्ध हुआ। और ये जो युद्ध था इस तरफ बाद में इटली और रोमानिया भी शामिल हो गए थे। इसी को पहला विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। ये पूरे यूरोप में फैल चुका था। इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफ़ी समर्थन मिला, जनता ने जार का साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने ड्यूमा में मुख्य पार्टियों को सलाह लेना छोड़ दिया। इसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा और जो संट पीटर्सबर्ग था एक जगह था, बहुत इंपॉर्टेंट शहर है, इसका नाम बदल के पेट्रोग्राड रखा जाने लगा। क्यों? क्योंकि जो रूस की जनता थी उसे जर्मनी से बहुत घृणा हो गई थी और ये जो संट पीटर्सबर्ग ये जर्मन नाम था, इसीलिए उन्होंने संट पीटर्सबर्ग का नाम बदल के पेट्रोग्राड कर दिया। अब ये जो पहला विश्व युद्ध हुआ, इसकी लड़ाई पूर्वी मोर्चे और पश्चिमी मोर्चे पे अलग अलग तरीके से हुई थी। 1914 से लेकर 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसियों को भारी पराजय झेलनी पड़ी और 1917 तक 70 लाख से ज़्यादा लोग मर चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाली फसलों और इमारतों को नष्ट कर डाला ताकि दुश्मन सेना वहां टिक ना सके। इस कारण रूस में 30 लाख लोग शरणार्थी हो गए। इसका मतलब उन्हें घर नहीं था रहने को। रूसी सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे, अब वे लड़ना नहीं चाहते थे। युद्ध से उद्योगों को बुरा असर पड़ा। एक तो उद्योग पहले से ही कम थे, अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई, क्योंकि जो बाल्टिक समुद्र था, बाल्टिक ओशन, इस पे अब जर्मनी का कब्जा हो गया था और यहीं से सारे बाहर में सामान आते थे रसिया में, तो अब रसिया में सामान आना बाल्टिक ओशन से बंद हो गया और अब सामान आना भी बंद हो गया, तो रूस की जनता सरकार से अलोकप्रिय हो गई, यानी कि नाखुश हो गई। रेलवे लाइन टूटने लगी थी, रेलवे की जो लाइन थी वे टूटने लगी थी। रोटी आटा की किल्लत से दंगे होने लगे थे। अब तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी, पेट्रोग्राड बहुत ज़्यादा बुरी। उसके बाद 22 फरवरी को क्या हुआ, नेवा नदी के किनारे एक फैक्ट्री का तालाबंदी हो गया। ये फैक्ट्री का लॉकआउट हो गया, फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद हो गया। अगले दिन से ही क्रांति यानी कि रिवॉल्ट शुरू हो गए। अगले दिन से इस रिवॉल्ट में क्या हुआ, 50 से ज़्यादा फैक्ट्रियों के वर्कर्स ने सिंपैथी में एक स्ट्राइक कर दी। सिंपैथी यानी कि आपसी भाईचारे में इन लोगों ने एक स्ट्राइक कर दिया। और उस समय क्या हुआ, ये जो फैक्ट्रीज थे उसमें जो लोग थे वे लोग में महिलाओं का बहुत ज़्यादा योगदान था। इसीलिए हम लोग हर साल 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे मनाते हैं। इन्हीं महिलाओं के योगदान पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि महिला दिवस हम लोग क्यों मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ये इसी चैप्टर से है। और हम लोग आगे जानते हैं 25 फरवरी को क्या हुआ था। जो सरकार था उसने सारे ड्यूमा का सस्पेंडन कर दिया, यानी सारे ड्यूमा को उसने हटा दिया। इस दिन संडे था। उसके बाद क्या हुआ, 27 फरवरी को प्रदर्शनकारियों ने पुलिस मुख्यालय पर हमला करके उसे तहस नहस कर दिया। फिर राजा ने कैवेलरी यानी कि घुड़सवार सैनिकों को ऐसा आदेश दिया कि प्रदर्शनकारियों को रोक सके, लेकिन घुड़सवार सैनिकों ने भी गोली चलाने से इनकार कर दिया। उन घुड़सवार सैनिकों ने गोली चलाने से मना कर दिया और गुस्साए हुए सिपाहियों ने क्या किया, अपने ही रेजिमेंट के एक अफसर पर गोली चलाकर उसे मार दिया। और उस दिन से क्या होने लगा, बगावत शुरू हो गई, हड़ताली मजदूरों के साथ आ मिले। और उसी दिन क्या हुआ था, जो सोल्जर्स थे यानी रसिया के सोल्जर्स, वे सभी सोल्जर्स और वहाँ के जो पीजेंट और वर्कर्स यानी कि किसान थे, इन सब लोगों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया जिसे कहते हैं पेट्रोग्राड सोवियत। क्या कहते हैं, पेट्रोग्राड सोवियत के नाम से जाना जाता है। अगले दिन से ही एक प्रतिनिधि मंडल जार से मिलने गया और उसने जार को क्या कहा कि वे अपना राजपाट त्याग दें। और जार ने भी ज़्यादा कुछ नहीं किया। जार ने क्या किया, 2 मार्च को अपना राजपाट त्याग दिया।
अब हम लोग को ये मालूम चला कि कैसे जार का राजपाट कैसे ख़त्म हो गया, और जब जनता ने उसे कहा राजपाट छोड़ देने को तो उसने राजपाट त्याग दिया। तय किया गया कि रूस के भविष्य के बारे में फैसला लेने की जिम्मेदारी एक संविधान सभा को सौंप दी जाए, और इस जो संविधान सभा है इसकी चुनाव यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाए। अब हम लोग अगले टॉपिक को पढ़ते हैं कि इसमें क्या हुआ था। टॉपिक 3.1 आफ्टर फरवरी के बाद क्या हुआ। हम लोग फरवरी में क्या क्या हुआ था ये पढ़ा। अंतरिम सरकार में सैनिक अधिकारी, भूस्वामी और उद्योगपति प्रभावशाली थे। इसमें उदारवादी, लिबरल और समाजवादी, सोशलिस्ट्स, ये सब लोगों ने निर्वाचित सरकार का गठन करने का आदेश दिया। और क्या हुआ, अप्रैल 1917 में बोल्शेविक पार्टी सामने आई। बोल्शेविक पार्टी क्या है ये हम लोगों ने आपको पार्ट 1 में भी बताया था, फिर बता देते हैं। बोल्शेविक ये सोशलिस्ट पार्टी में से ही निकला हुआ एक अंग है, और एक मेंशेविक्स भी था। इसके बोल्शेविक्स के जो हेड है वे कौन थे, व्लादिमीर लेनिन थे। ये क्या हो गया, ये रसिया में फिर से वापस आए, और इसने क्या किया, वार का पूरी तरह से विरोध किया और बोला कि अब वार नहीं होना चाहिए। ये अब ऐसा समय है जब सोवियट्स जो हैं उन्हें अब पावर में आना होगा। और लेनिन ने 3 चीज़ को डिक्लेयर किया। क्या इसने घोषणा की, वार क्लोज, वार अब बंद हो जाएगा, यानी कि अब वार नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी। लैंड ट्रांसफर टू पीजेंट्स, यानी कि किसानों की जमीन अब उन्हें वापस दे दी जाएगी। और बैंक्स नेशनलाइज्ड, यानी कि जो बैंक्स हैं उनका राष्ट्रीयकरण होगा। इन्हीं को लेनिन के अप्रैल थीसिस के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि रेडिकल उद्देश्यों को स्पष्ट करने के लिए बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी रख दिया। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। जुलाई 1917 में बोल्शेविकों द्वारा आयोजित किए गए विशाल प्रदर्शनों का भारी दमन किया गया। बहुत सारे बोल्शेविक नेताओं को छिपना या भागना पड़ा। किन्हें, बोल्शेविक नेताओं को। अब क्या हुआ, 16 अक्टूबर 1917 को लेनिन ने पेट्रोग्राड सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता कब्जाने के लिए राजी कर लिया। क्यों, क्योंकि अब रसिया में कोई भी पर्याप्त सरकार नहीं दिख रही थी, तो इन्होंने सोचा कि अब हम लोग ही इसे शासन करेंगे। सत्ता कब्जाने के लिए लियो ट्रोटोस्की के नेतृत्व में एक मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी कमेटी का गठन किया गया। क्या किया गया, एक मिलिट्री रिवॉल्यूशनरी का गठन किया गया, और 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। 24 अक्टूबर को विद्रोह शुरू हो गया। अब इस विद्रोह के समय क्या हुआ था कि इस विद्रोह के बाद फिर से जो लेनिन थे उन्हें राजपाट संभालने का मौका मिल गया। उसके बाद क्या हुआ, लेनिन जो थे वे राजा बनने अब आ गए थे। इसके बाद क्या हुआ हम आपको बताते हैं। और इन्होंने एक कॉमिंटर्न बनाया। कॉमिंटर्न क्या होता है, कम्युनिस्ट पार्टियों को अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यह शब्द कम्युनिस्ट इंटरनेशनल में से ही आया है। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, कॉम इंटर्न, यहीं से ये शब्द आया हुआ है। अब क्या हुआ, हम लोग पढ़ेंगे अक्टूबर के बाद कौन कौन से चेंज आए। बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे। ज़्यादातर उद्योगों और बैंकों को नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। अब क्या हुआ, जो बोल्शेविक पार्टी थे उन्होंने अपना नाम बदलकर रशियन कम्युनिस्ट पार्टी रख लिया। अब क्या हुआ, नवंबर 1917 में बोल्शेविक्स ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इन चुनावों में उन्हें बहुमत नहीं मिल पाई। तो अब क्या हुआ, जनवरी 1918 में असेंबली ने बोल्शेविकों के प्रस्ताव को खारिज कर दिया और लेनिन ने असेंबली ही डिसमिस करा दी। लेनिन ने सोचा कि अब रसिया जो है, वहाँ के जो सोवियत हैं, लोकतांत्रिक हैं,
उन सब अच्छे कंडीशन में नहीं है और अब मुझे ही राजा का पद पे आना होगा। मार्च 1918 में अन्य राजनीतिक सहयोगियों की असहमति के बावजूद बोल्शेविकों ने ब्रेस्ट लिटोस्टोक में जर्मनी से संधि कर ली। अब क्या हुआ, ऑल रशियन कांग्रेस जो पार्टी बनी थी, एक ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत, इस पार्टी को संसद का दर्जा दे दिया गया और रसिया जो है एक पार्टी की राज्य बन गई, वन पार्टी स्टेट, यानी कि अब सिर्फ यहाँ पे एक ही पार्टी बची थी जो कि चुनाव लड़ सकती थी। अब इसमें क्या हुआ, जो सीक्रेट पुलिस को बुलाकर और जो लेनिन थे उन्होंने बोल्शेविक्स को क्रिटिसाइज करने वाले को पनिश करना शुरू कर दिया, यानी कि उन्हें प्रताड़ना देनी गई। अब हम लोग पढ़ते हैं सिविल वार के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं कैसे वहाँ पे सिविल वार हुआ, यानी कि गृह युद्ध कैसे हुआ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब बोल्शिकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेनाएं टूटने लगी। ज़्यादातर सिपाही किसान थे और गैर बोल्शेविक समाजवादी, उदारवादी और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविकों के विद्रोह की निंदा की और उसके जो लीडर्स थे उन्होंने ड्यूरिंग 1918 और 1919 में जो ग्रीन्स थे, ग्रीन्स अब कलर से दर्शाया जा रहा है किसको, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरीज को, यानी कि सामाजिक क्रांतिकारी जो थे, और वाइट्स यानी कि प्री जारिस्ट यानी कि जारिस्ट के लोग, वे सब ने रशियन एम्पायर के ऊपर कंट्रोल कर लिया और इसको पूरी तरह से समाजवादी बना दिया। और अब क्या हुआ, रसिया अब समाजवादी बन चुका था। हम लोगों ने आपको ये अभी तक बताया रसिया कैसे समाजवादी बना, लेकिन फिर भी अभी फ्रेंच में या अमेरिका में या ब्रिटिश में यानी कि इंग्लैंड में और जापान में यहाँ भी सामाजिक सरकार फैलना था लेकिन नहीं फैल पाया। तो ये लोगों ने क्या किया, गुस्से में आकर रसिया से लड़ाई करने आ गए और इन सभी ग्रुप्स में जो ने बोल्शेविक्स के साथ मिलकर एक लड़ाई लड़ी जिसे ही गृह युद्ध के नाम से फेमस है। और इसमें लूटिंग हुई और इसमें बैंडिट्री यानी कि बहुत सारे भूखमरी हुई और बहुत भारी संख्या में भूखमरी की संख्या बढ़ गई, लोग मरने भी लगे। जनवरी 1920 में बोल्शेविक्स ने पूरे रशियन एम्पायर के ऊपर कंट्रोल में ले लिया। अब पूरे रसिया पे बोल्शेविक्स का ही राज था। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो नॉन रशियन नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी, और जो मुस्लिम जैदिस्ट थे, इन लोगों ने ही मेनली हेल्प किया था बोल्शेविक्स को कि ऐसा हो पाए। लेकिन खीवा जो था, खीवा जगह, वहाँ पे ऐसा नहीं हो पाया। वहाँ पे बहुत से लोगों को यह समझ में नहीं आया कि बोल्शेविक पार्टी चाहते क्या है। और हम लोग पढ़ते हैं कैसे सोशलिस्ट सोसाइटी बनी थी। सोशलिस्ट सोसाइटी बनी थी गृह युद्ध के दौरान। बोल्शेविकों ने उद्योगों और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। उन्होंने किसानों को उस जमीन पर खेती करने की छूट दे दी जिसका समाजीकरण किया जा चुका था और एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग आई। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग में क्या हुआ कि अब अफसर इस बात का हिसाब लाते थे कि कैसे व्यवस्था होगी। इस आधार पर पंचवर्षीय योजना की सबसे पहले आई, पंचवर्षीय योजना। इस समय से ही पंचवर्षीय योजना फैल गई और उस समय दो पंचवर्षीय योजना आई, 1927 से लेकर 1932 तक और 1933 से लेकर 1938 तक। और इन्होंने ही इकोनॉमिक ग्रोथ का मेन कारण है, इसी की वजह से बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक में ग्रोथ आई रसिया के। अब क्या हुआ, वहाँ पे मैग्निटोगोर्स एक जगह है जहाँ पे सिर्फ 3 साल में ही, मैग्निटोगोर्स में सिर्फ 3 साल के अंदर ही एक फैक्ट्री बन गई स्टील की। बहुत ज़्यादा अब विकास होने लगा था रसिया में सिर्फ इसी के वजह से। और लेकिन दूसरी तरफ बहुत सख्त ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही थी मजदूरों को, जिस कारण एक साल में ही 550 बार कामों को रोकना पड़ा था। और अब क्या हुआ था, हम लोग पढ़ेंगे स्टालिनिज्म और सामूहिकीकरण, स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवलाइजेशन। अब हम लोग का ये आखिरी टॉपिक है 4.3। 1927 से 28 के आसपास रूस के शहरों में अनाज का भारी संकट पैदा हो गया। सरकार ने अनाज की कीमत तय कर दी, जिससे ज़्यादा कीमत पर कोई बेच नहीं सकता था अनाजों को। लेकिन वहाँ के किसान जो थे, फार्मर, वे इस प्राइस के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि नहीं, इस प्राइस पे यानी कि इस रेट पे हम नहीं बेचेंगे। लेनिन के बाद पार्टी की कमान संभाल रहे स्टालिन ने कड़े कदम उठाए। 1928 में पार्टी के सदस्यों ने अनाज उत्पादक इलाकों का दौरा किया। उन्होंने किसानों से जबरन ले लिया, जबरन अनाज बेचा, अनाज खरीदा, अनाज को जबरन खरीदा। और जो भी कुलक्स थे, कुलक्स के स्थानों पर छापेमारी की। कुलक्स कौन थे? उस समय
जो वहाँ पे संपन्न किसान होते थे रसिया में, उन्हें ही कुलक्स के नाम से जाना जाता था। ये जो पार्टी थी स्टालिन की, इसने सबको ज़बरदस्ती कुलक्स में काम कराया। कहाँ पे काम कराया? कुलक्स में, कोलहोज में काम कराया। कहाँ काम कराया? कोलहोज में। कोलहोज में इन्हें ज़बरदस्ती काम कराया जाता था और वहाँ पे इन्हें अपनी जो प्रॉफिट थी वो शेयर करनी पड़ती थी। इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया और अपने जानवरों को ख़त्म करने लगे। इसका नतीजन 1929 से 1931 के बीच 1/3 कैटल यानी कि मवेशी मारे जा चुके थे। क्यों? क्योंकि किसान बहुत गुस्से में थे और उन्होंने अपने ही लोगों को मारना शुरू कर दिया। सोवियत संघ के अलावा भी बहुत सारे देशों के प्रतिनिधियों ने कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपुल ऑफ द ग्रेट ईस्ट 1920 और बोल्शेविकों द्वारा बनाए गए कॉमिंटर्न बोल्शेविक समर्थन समाजवादी पार्टियों का अंतर्राष्ट्रीय में हिस्सा लिया। कुछ विदेशियों को सोवियत संघ की कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्कर्स ऑफ द ईस्ट में शिक्षा दी गई। जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ तब सोवियत संघ की वजह से समाजवाद को एक वैश्विक पहचान और हैसियत मिल चुकी थी। एक पिछड़ा हुआ देश महाशक्ति बन चुका था, उसके उद्योग और खेती विकसित हो चुके थे, गरीबों को भोजन मिल रहा था, लेकिन वहाँ के नागरिकों को कई तरह की आवश्यक स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी। विकास और परियोजनाओं को दमनकारी नीतियों के बल पर लागू किया जा रहा था। 20वीं सदी के अंत तक एक समाजवादी देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोवियत संघ की प्रतिष्ठा काफ़ी कम रही थी। हालांकि वहाँ के लोग अभी भी समाजवाद के आदर्शों का सम्मान करते थे, लेकिन सभी देशों में समाजवाद के बारे में विभिन्न प्रकार के व्यापक पुनर्विचार किया गया था। हम लोगों ने एक कहानी के माध्यम से आपको ये पूरा चैप्टर पढ़ा दिया, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। हम लोगों ने आपको इसके सारे टॉपिक्स क्लियर करा दिए हैं। आप लोगों को इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अब जैसा कि कहा था फिजिक्स भौतिकी क्लास 10th पे हम लोग वीडियो डालने वाले हैं, वो हम लोग डालने वाले हैं। तो आप लोग उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ सके। और आप लोगों को धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए और 150+ सब्सक्राइबर्स के लिए धन्यवाद।